और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र में वजीर खजाना सुधीर मुंगटीवार ने आज असेंबली में बजट पेश किया। उन्होंने किसानों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों का ऐलान किया। खासतौर से खुश्क साली से मुतासरा किसानों की मदद का इस बजट में वादा किया गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने मरकज के ताउन से कई सिंचाई स्कीमों को भी शुरू करने का ऐलान किया। कुदरती आफात के लिए बजट में 6,410 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। वाज़ेह है कि ये फडणवीस हुकूमत का आखिरी बजट है। असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सुलगते हुए मसाइल का हल निकालने का भी वादा किया गया। महाराष्ट्र के बजट में हथियार, आलात और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नक्सल मुतासरा इलाकों के लिए हथियार खरीदे जा रहे हैं। और वहीं वज़ीर आला फडणवीस ने आज पेश किए गए रियासती बजट को काफी मुतवाज़न करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत की पॉलिसीज से रियासत में तरक्की होगी। विशेषतः आपण बघितलं असेल की मोठ्या प्रमाणात स्ट्रक्चरल रिफॉर्म झाल्यानंतर काही काळ अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो, परंतु या ठिकाणी मात्र आपल्याला पाहायला मिळतंय की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म झाल्यानंतर देखील 7.5% अर्थव्यवस्था विकसित होताना आपल्याला दिसते आहे। त्यासोबत या 5 वर्षामध्ये आपण महसुली तुटीचं प्रमाण बघितलं असेल, राजकोषीय तुटीचं प्रमाण बघितलं असेल, किंवा एकूण आपलं जे काही राज्य सकल उत्पन्न आहे त्याच्याशी कर्जाचं प्रमाण बघितलं असेल, पूर्णपणे सगळ्या पॅरामीटर्सवर देशातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये आता जी काही आपली फिस्कल हेल्थ आहे ही चांगली म्हणता येईल अशा प्रकारची आज आपल्याला या पॅरामीटर्सच्या माध्यमातून दिसते आहे आपण देशातल्या इतर राज्यांशी कंपेअर केल्यानंतर। महाराष्ट्र असेंबली के जारी मानसून सेशन में ये बजट पेश किया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इल्जाम लगाया कि बजट पेश होने से पहले ही रियासती वजीर मालियात सुधीर मुंगटीवार के ट्विटर हैंडल पर यह लीक हो गया है। इस मामले को लेकर अपोजिशन ने असेंबली के बाहर हंगामा किया, नारेबाजी की। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस के नायब लीडर मोहम्मद आरिफ नसीम खान से इस मामले पर बातचीत की। क्या वजह है, बजट फूटा किस तरह से? देखिए, बदकिस्मती है इस सरकार की और डेमोक्रेसी की। आज जिस तरह से इस सरकार ने बजट पेश करने के पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो वजीर खजाना हैं, उनको बजट रीड करने के पहले ही उनका दिया गया जो बजट है वो सारे ट्विटर पे, उनके खुद के ट्विटर हैंडल पे उसके पहले जारी कर दिया गया। और जिस तरह से जारी किया गया है ये ट्विटर हैंडल के ऊपर, इसका मतलब है कि ये बजट लीक किया गया है। बजट इन्होंने ट्विटर हैंडल जो इनका हैंडल करता होगा उसको सबसे पहले दिया होगा, तब उसने ये डिजाइन बनाई होगी और उसके बाद उसने अपलोड किया होगा। इसका मतलब है कि बजट उन्होंने उस सबसे पहले हाउस में देने के पहले, पढ़ने के पहले, ऐलान करने के पहले उन्होंने ट्विटर हैंडल पर डाल दिया इसको। तो बजट पूरी तरह से लीक हुआ है, बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया है। ये डेमोक्रेसी के अंदर कहीं ना कहीं जितने भी इसके मेंबरान हैं असेंबली के, उनकी बेइज्जती हुई है, उनका अपमान है, उनका जो राइट्स है उसका इन्होंने पूरी तरह से किया है। और हम लोग इस बात की निशानदेही करना चाहते थे असेंबली में, लेकिन स्पीकर ने उसको इजाजत नहीं दी और इसलिए हम लोगों ने बायकॉट किया है। जो बजट इस बार ये पढ़ रहे हैं सिर्फ दिखावा और खोखला बजट ये पेश कर रहे हैं। जिस तरह से हमेशा पिछले 5 साल में जब इस सरकार के पास पूरा वक्त था, समय था, लोगों के आवाम के लिए कुछ करने के लिए वक्त था, तब इस सरकार ने इतनी सारी बातें नहीं की। अच्छा, आपकी डिमांड क्या है? बजट लीक हो चुका है तो आप चाहते क्या आप लोग? नहीं, जो वजीर खजाना है उन्होंने ताबड़तोड़ राजीनामा देना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए और वजीर आला ने इसकी माफी मांगनी चाहिए ईवान के अंदर। नहीं तो हक भंग प्रस्ताव भी हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि असेंबली के इजलास के मेंबरों का जो अख्तियार है, जो हक है, उसका कहीं ना कहीं उसकी बेइज्जती हुई है और उसकी इंसल्ट हुई है। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी की बिजली पहले ही प्राइवेट कर दी गई थी और अब मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा की भी बिजली सर्विस प्राइवेट कर दी गई है। रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ आज एनसीपी, एमएलए, कॉरपोरेटर्स और कारकुनान ने जिला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम पेश किया और इंतबाह दिया कि अगर रियासती सरकार ने यह फैसला वापस न लिया तो इस सिलसिले में सख्त एहतजाज किया जाएगा। हम पे थोपा गया, लाया नहीं गया।
क्योंकि लाया वो जाता है जो लोग चाहते, लेकिन थोपा गया। तो उसके लिए माननीय आमदार साहब और अनंत राजपूत साहब, सैदरी भाई साहब के मार्गदर्शन में और जो शमीम खान साहब हम लोग ने और हमारे सभी नगर सेवकों ने, यहाँ तक कि विरोधियों नगर सेवकों ने भी, दूसरे पक्ष के नगर सेवकों भी हमारे साथ में कलवा मुमरा के, वो सभी मिलके हम एक बड़ा आंदोलन करने ही वाले। और टोरेंट के काम करने वाले अगर शहर में आए तो आमदार साहब ने ये पहले भी बोला और हम भी बोल रहे हैं कि अगर वहाँ पे लोगों का गुस्सा उन पर फूटा, इसके जिम्मेदार हम नहीं। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी के अवार्ड की तकसीम कमेटी तश्कील दी गई है। साल 17 और 18 के अवार्ड की तकसीम के लिए हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई है। मुंबई यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर साहब अली को 10 अराकीन पर मबनी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। 10 रुकनी कमेटी मौसूल होने वाली अर्जियों पर गौर खौस करने के बाद अवार्ड के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगी। उर्दू एकेडमी की जानिब से अवार्ड की देने की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत अनकरीब हैं और कमेटी तश्कील हो चुकी है और आला लोगों को उसमें शामिल किया गया है, जो सहाफ़ी हैं, अदीब हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, उन लोगों का इंतखाब किया जा रहा है और बहुत जल्द एक अच्छी खबर उर्दू एकेडमी की जानिब से पूरे देश को मिलेगी, जो बहुत आला किस्म की खबर होगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी वाकई आने वाले वक्त में उर्दू के फ़रोग के लिए वो काम अंजाम देने के जानिब रवादवा रहेगी कि जो लोगों के लिए एक मिसाल कायम होगी कि उर्दू एकेडमी ने बहुत ही आला लोगों का इंतखाब किया और अच्छे मेंबरान भी इसमें शामिल होंगे। करोड़पति बनने के लालच में मुंबई से रातों रात लाखों का सोना चुराकर हैदराबाद में कारोबार करने वाले सोना पॉलिश कारीगर को कांदीवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए मुलजिम का नाम सैफुल अमीन शेख बताया गया है। इसकी उम्र सिर्फ 28 साल है। मगरबी बंगाल का बाशिंदा है। सैफुल अमीन 8 महीने पहले मगरबी बंगाल से मुंबई के कांदीवली में एक सोना पॉलिश करने वाले कारखाने में घर की बदहाली का जिक्र करके नौकरी मांगने गया। कारखाने के मालिक ने मुलजिम की बदहाली को देखते हुए उसे नौकरी दी। 12 जून 2019 की रात जब तमाम कारीगर सो गए, उस वक्त बड़ी चालाकी के साथ मुलजिम ने पहले सीसीटीवी कैमरे को ढका और फिर 28,50,000 का सोना चोरी करके बस से पहले पुणे गया, वहां से हैदराबाद आया और अपने एक दोस्त के साथ इमिटेशन ज्वेलरी का कारोबार करने लगा। तारीख को कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर लॉन्च हुआ, जिसमें तकरीबन 1 किलो गोल्ड, श्री संतरा इनका जो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ से 1 केजी गोल्ड किसी ने रॉब किया था, चोरा था, ऐसा कंप्लेंट आया था। तफ्तीश के बाद कांदिवली पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स है, श्री नितिन पोंडकुले सीनियर पीआई, क्राइम पीआई रवि अडाने, डिटेक्शन ऑफिसर सूर्यकांत पवार और हमारे सारे स्टाफ ने 48 आवर्स के अंदर पुणे, हैदराबाद, इन सारी जगहों पे जाके 48 आवर्स के अंदर इस अक्यूज्ड सफुतुल्ला गयानी एज 21 इसको अरेस्ट किया है। ये इन्हीं का एम्प्लॉय था, तकरीबन 8 महीने से यहाँ काम कर रहा था। इसके पहले ये कोई यूनिट्स में इसने काम किया है, उसकी तफ्तीश हम कर रहे हैं, बट इसमें पूरा का पूरा गोल्ड रिकवर करने में कामयाबी हासिल हुई है। फिलहाल जो है ये इसका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है अकेले का, बट अभी तफ्तीश के बाद और डिटेल्स पता चलेंगे। मुस्लिम तलबा में सलाहियतों की कोई कमी नहीं, हाँ उनमें रहनुमाई का जरूर फुकतान है। इसीलिए मुस्लिम अक्सरती इलाकों में करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनाकिद करना बेहद जरूरी है, ताकि तलबा 10th और 12th के बाद करे क्या, इसका सही वक्त पर सही फैसला ले सके। हमारी खास रिपोर्ट। मुंबई से मुत्तसिल थाने के मुस्लिम अक्सरियती इलाके राबोड़ में मारूफ समाजी और मिली इदारे अंजुमन खानदीश की जानिब से मुंबई के कालसेकर कॉलेज के इश्तिराक से मुस्लिम तलबा की रहनुमाई के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें शहर और मज़ाफ़ात के सैकड़ों तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की और माहिरीन तालीम से इस्तिफादा हासिल किया। का सबसे बड़ा इलाका है और जो है लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि माइनॉरिटी को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है और जो लोगों को आगाह करना था हम लोगों को
पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी कि आगे के लिए क्या माइनॉरिटी को क्या क्या फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिलती है, इसलिए हमने कालसीकर कॉलेज के जो प्रोफेसर की टीम से हम लोगों ने राब्ता कायम करके ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मुस्लिम तलबा में तालीमी ग्राफ गुज़िश्ता कई बरसों से मुसलसल बढ़ रहा है और इस बार भी 10वीं के नताइज में मुस्लिम तलबा ने शानदार रिजल्ट पेश किया। लेकिन आगे की तालीम वो कैसे करें, किस सब्जेक्ट में दाखिला लें, इस शशपंच में काफी तलबा का करियर खराब हो जाता है। आज 10वीं 12वीं के रिजल्ट आने के बाद से बच्चों में कन्फ्यूजन है कि क्या करना चाहिए आगे, और ख़ास करके मुस्लिम इलाकों में जो मुस्लिम तलबा है उनमें बड़ा कन्फ्यूजन है। सीनियर प्रोफेसर्स ने यहाँ पे बच्चों को बताया कि किस तरह से आगे एडमिशन लेना है, ऑनलाइन प्रोसेस कैसा है, क्या क्या कोर्सेस है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, उसके बारे में तफसीली मालूमात दी और उसके बाद में 1-to-1 काउंसलिंग जो बच्चों को डाउट था वो भी उनका क्लियर किया। हमारी तंजीम, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये कई सालों से काम कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। ख़ास करके टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जो बच्चे दूर हो चुके हैं तो उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ बुलाकर टेक्निकल डिग्रियां हासिल करवाकर एडमिशन करवाकर और टेक्निकल फील्ड के अंदर माहिर बनाने का और टेक्निकल फील्ड के अंदर नया कुछ इम्प्लीमेंट करके आगे हम किस तरीके से एक अच्छे ओहदे पर जा सकते हैं, ये चीज़ उनमें बेदार करवानी है। माहिरीन तालीम की अगर माने तो बच्चों के जहन में कुछ और बनने की ख्वाहिश होती है, जबकि उनके वालिदैन उन्हें कुछ और बनाना चाहते हैं। और इसी टकराव में 10वीं या 12वीं के बाद होनहार बच्चों की परसेंटेज गिरना शुरू हो जाती है और बिलाखिर वो तालीम तक को तर्क कर देते हैं। एक्चुअली हमारा मोटो ये था कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जिससे हमारे माशरे में तालीम हासिल करने का जो जज्बा है और बढ़ जाए। हालांकि अगर आप देखो माशरे में तो आजकल लोगों का जो ख्याल है कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ कर ले हम, लेकिन अगर मुस्लिम माशरे को तरक्की करनी है या आगे तक जाना है या नाम रोशन करना है तो हमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, इंशाल्लाह शायद सक्सेस मिल जाए। अक्सर पेरेंट्स इस वजह से बच्चों को टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एजुकेशन से दूर रखते हैं। उनका यही क्वेश्चन रहता है कि इसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है ये बात कहूँगा कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से हर साल 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता। अंजुमन खानदिश और कालसेकर कॉलेज के इश्तिराक से मुनक़िदा इस तालीमी रहनुमाई कैंप से बच्चों ने काफ़ी नॉलेज हासिल की। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी सही रहनुमाई हुई है। क्या कुछ कहना है तालिब इल्मों का, आप भी सुनिए। आज यहाँ अंजुमन इस्लाम में हमें बहुत सारा करियर गाइडेंस मिला है। आगे हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हमें बताया गया है कि आप आगे क्या कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में आपको स्कोप है, और यहाँ ऐसे और प्रोग्राम होने चाहिए जिससे बच्चों को आगे गाइडेंस मिलना चाहिए, उन्हें सही रास्ते निकलने चाहिए। और बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। आज हमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में बताया गया है, अलग अलग डिग्रियों के बारे में बताया गया है, हमें PhD कौन से फील्ड में वो बताया गया है। और ऐसे प्रोग्राम होंगे तो बच्चों के लिए और अच्छा होगा। आज के दौर में इलाज और तालीम सबसे ज्यादा महंगी है और ऐसे में कई ऐसे तालीमी इदारे हैं जहां अक़लियती तलबा और अच्छे मार्क्स लाने वालों के लिए खुसूसी रियायत और उनका ताउन किया जाता है, लेकिन इसकी जानकारी न होने से बच्चे और वालिदैन परेशान हो जाते हैं और इसीलिए इस तरह के करियर गाइडेंस प्रोग्राम बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए थाने से अनवारुल हक की खास रिपोर्ट। IG कैसर खालिद ने अकोला जिले में मुख्तलिफ तालीमी सरगर्मियों में शिरकत करके तलबा की रहनुमाई की। अकोला और बालापुर में मुनक़िदा खास प्रोग्रामों में कैसर खालिद ने तलबा के साथ साथ उनके सरपरस्तों को भी तालीमी बेदारी में हिस्सा लेने की अपील की। एक रिपोर्ट। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुंबई कैसर खालिद ने अकोला में मुस्लिम तलबा को अपना रोड मैप खुद तैयार करने की सलाह दी है। तालीमी सरगर्मियों के लिए मशहूर कैसर खालिद ने तलबा को खिताब करते हुए कहा कि हर दौर पे एक्सीलेंसी की अहमियत रही है और इसलिए वक्त से पहले ये कहना कि किसी फील्ड में स्कोप नहीं है गलत बात है। आप जिस भी शोबे में जाना चाहें उस पर दीवानगी की हद तक उबूर हासिल करना बेहद जरूरी है और बस उसके बाद कोई भी तरक्की से नहीं रोक सकता।
हिंदुस्तान में अगरचे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, नई फैक्ट्रियां बेशुमार खुल रही हैं, इंजीनियरिंग का स्कोप कभी भी खत्म नहीं होगा। क्या चीज बनना रुक गया है? दवाई बनने रुक गई, वहां कौन लगता है भाई? प्लांट कौन बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा ना। सिस्टम कौन डेवलप करेगा? इंजीनियर करेगा। तो जो अच्छा आदमी है उसको नौकरी की भी तकलीफ नहीं होगी। महाराष्ट्र उर्दू असातिज़ा तंजीम और कच्ची मेमन जमात की मुश्तरका कोशिशों से मुनक़दा इस प्रोग्राम में जिला परिषद के CEO आयुष प्रसाद ने भी इस दौरान मुसलमानों की तरक्की पर जोर दिया। उन्होंने जिले में मुसलमानों की तालीमी पसमानगी का जिक्र करते हुए मिल्लत में पॉजिटिव लीडरशिप को आगे आने की दावत दी। लीडरशिप का मैं बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग इस वातावरण को जो चेंज करने के बारे में जो सर बता रहे थे, उसको बिल्कुल बस घर तक ही आप सीमित नहीं रखें, बस मोहल्ले तक आप सीमित नहीं रखें, बट पूरे समाज में आप इसको ये करें, बिकॉज जो क्षमता है वो अनमैच्ड है। करियर काउंसलिंग के इस प्रोग्राम में जिला भर में टॉप करने वाले मुस्लिम तलबा और तालिबात को खुसूसी एजाज़ात से नवाजा गया। साथ ही मिल्लत में तालीम के लिए असातिज़ा और सरपरस्तों से ज्यादा मेहनत करने की गुजारिश की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। अमरावती के यास्मीन नगर में गुज़िश्ता 2 बरसों से पानी न होने से मकामी लोगों को काफी दिक्कतें हैं। पानी की किल्लत के सबब मकामी लोग दूर दराज के इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हैं। इनका इल्जाम है कि वाटर सप्लाई महकमा इस इलाके में पानी की सप्लाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद हर माह बाकायदगी से पानी का बिल इन्हें दिया जाता है। मकामी लोगों का कहना है कि इस मामले में कई बार वाटर सप्लाई महकमे से रुजू किया गया, ताहम उनकी शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया गया। 4 सालों के अंदर हमने यहाँ पे पाइपलाइन के अंदर पानी जो है सिर्फ 4 महीने के अंदर देखे और 4 महीने के बाद से हमको बिल कंटिन्यू आया। हमने बिल को भी बराबर वक्त के हिसाब से पेड किए, लेकिन अभी तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा हो गया, पानी का बूंद भी नहीं है। और शासन के पास हमने काफ़ी टाइम से कंप्लेंट करते गए और शासन का और जो जल प्राधिकरण ऑफिस है इनका भी जो है हमारी तरफ मतलब कोई ध्यान नहीं है। उनका ये बोलना है कि भाई इधर जो है, और कारपोरेटर के पास गए तो कारपोरेटर का बोलना ये है कि हमने ऊपर कंप्लेंट किए और उनका ये बोलना है कि जब तक हमारे पास पानी का जो है तो यंत्र नहीं आते, सप्लाई के यंत्र नहीं आते, हम तुम्हारे पास जो है तो ये पानी का सप्लाई जो है तो चालू नहीं कर सकते। मालेगांव शहर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अक़लियती शहर कहलाता है। इस शहर में 70% मजदूरों की बस्ती है, जिसमें 35% लोग गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये लोग अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों में जरूर भेजते हैं, मगर इन स्कूलों की हालत इतनी खस्ता है, इमारतें खंडर हैं, कमजोर हो गई हैं, बारिश का पानी छतों से टपक रहा है। कॉरपोरेशन और हुकूमत का ये दावा है कि अच्छी तालीम और अच्छा माहौल, ये सब यहां पर जमीनी हकीकत के तौर पर बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। खास रिपोर्ट। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए 100 से ज्यादा स्कूल चलाए जाते हैं। इनमें 80 उर्दू मीडियम और बाकी मराठी मीडियम के स्कूल मौजूद हैं। इन स्कूलों में 71,000 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। पहली से लेकर 7वीं जमात तक चलाए जाने वाली इन स्कूलों की तरफ कॉरपोरेशन और हुकूमत का कोई ध्यान नहीं, जिसकी वजह से स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस और उनके दाखिले कम हो रहे हैं। इन बच्चों को किसी तरह की सहूलत तक नहीं। ऐसी इमारतों में ये बच्चे तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, जिन इमारतों को कॉरपोरेशन की बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने खस्ताहाल तक डिक्लेयर कर दिया है। बच्चों की इस तादाद में जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो, उर्दू मीडियम के तलबा जो है उर्दू मीडियम के स्कूलों में तलबा का ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला हो, लेकिन कई एक मसाइल हमारे सामने जो है बच्चों की तालीम और तरबियत को लेकर जो है वो मौजूद हैं, जिनमें सबसे पहला मसला स्कूली इमारत का है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से मज़ाफ़ात में आबादी बढ़ रही है, उस तेज़ी से स्कूलें या स्कूली इमारतों का वजूद नहीं जो है वो हो रहा है। इस जानिब जो है अरबाब इक़्तिदार को जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर पहली से तो 5वीं तक पढ़ रही हूँ। ये इमारत कभी भी टूट कर गिर जाएंगी, हमें यहाँ पर बहुत डर लगता है। यहाँ पर फर्श ही नहीं है, हमें डर लगता है कि ये स्कूल कभी भी गिर जाए। टूटी है, बैठने के लिए जगह भी नहीं है, और ना ही हमें डर लगता है ये खिड़की दरवाजे सब हिलते हैं बार बार।
कॉरपोरेशन की सभी स्कूलों की हालत बेहद खराब है। कुछ स्कूलों में छतों से पानी टपक रहा है, छत गिरने तक को है, दीवारों में दरारें हैं, फर्श पर बारिश का पानी जमा हो गया है। इस सब के बावजूद गरीब बच्चे इन स्कूलों में बैठकर अपनी जान खतरे में डालकर तालीम हासिल कर रहे हैं। कुछ स्कूल की इमारतें ऐसी जगहों पर हैं जहां तक पहुंचना ही बच्चों के लिए बेहद मुश्किल है। 17,000 के लगभग बच्चे एडमिशन हर साल लेते हैं, तो हमारे जो स्कूल्स है उनका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसे कि उनकी बिल्डिंग्स है और फिर दरवाजे रहते हैं, खिड़कियाँ रहते हैं, थोड़ा डायलेपिलेटेड है। तो अभी हमने बांधकाम विभाग को ही बोला है कि भाई इसका सब सर्वेक्षण कर लो, उसका एस्टिमेट बनाओ और इसका कितना खर्चा आता है, तो उस खर्चे के हिसाब से हम हर एक स्कूल का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा मरम्मत, हम उसकी मरम्मत करवा लेंगे। मालेगांव शहर की जितनी स्कूलें हैं वहाँ पर जितने बच्चे उस मुनासिबत से असातिज़ा कराम है ही नहीं। पहली से 7वीं तक की क्लासें हैं और वहाँ पर ले देकर 4, 5, 6 असातिज़ा है हेडमास्टर के साथ। अब वो टीचर 1 से 2 क्लास संभाले, अपनी क्लास संभाले, दूसरी क्लास संभाले या ऑफिशियल वर्क करे, इस जानिब ध्यान देने की ज़रूरत है। खस्ता इमारतों के ताल्लुक से ऑफिसर्स का कहना है कि इन इमारतों में स्कूलों को नहीं चलना चाहिए, मगर इन स्कूलों को बंद करने पर गरीब बस्तियों में मुतबादिल स्कूल की सहूलत तक नहीं है। तो ये थी खास बात कर्नाटका की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से रायचूर जिला वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन की नामजदगी अमल में आई है। साबिक चेयरमैन सैयद गौस मोहिउद्दीन नवाब चौधरी के इंतकाल की वजह से रायचूर जिला वक्फ सदर का ओहदा खाली था। इसी पर नए चेयरमैन को नामजद किया गया। नए चेयरमैन ने जिले में वक्फ जायदादों के तहफ्फुज और तरक्की के लिए काम करने का यकीन दिलाया। कर्नाटक के रायचूर जिले के वक्फ मुशावरती कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉ ऑफिसर मिर्जा वलीउल्लाह बेग ने चार्ज हासिल कर लिया है। वादे के हाल ही में चेयरमैन नवाब चौधरी के इंतकाल की वजह से ये ओहदा खाली हो गया था। रियासती वक्फ बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए मिर्जा वलीउल्लाह बेग को चेयरमैन के तौर पर नामजद किया। मुकामी लोगों में एक तालीम याफ्ता, तजुर्बेकार, गैर सियासी शख्स को जिला वक्फ मुशावरती कमेटी का चेयरमैन बनाने पर मुसर्रत की लहर पाई जा रही है। मिर्जा वलीउल्लाह बेग कर्नाटक के धारवाड़ और रायचूर जिला के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर और लॉ ऑफिसर के अलावा कई अहम ओहदों पर फैज रह चुके हैं। मिर्जा वलीउल्लाह बेग ने चार्ज लेने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो रायचूर जिले में वक्फ जायदादों के तहफ्फुज और उनकी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वक्फ की जायदाद के लिए जहाँ जहाँ जायदादों को ग़ाज़िबाना कब्ज़ा किया गया है, इंशाअल्लाह क़ानून के तौर पर क़ानून के दायरे नज़र में लाकर इंशाअल्लाह ताला हम क़ानून के इससे लीगल फ्रेम्स में रहकर इंशाअल्लाह इन जायदादों को